नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से जेएसएससी सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग की। झारखंड में हुए जेएसएससी सीजीएल में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर छात्रों ने मार्च भी निकाला। छात्र लगातार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जानकारी मिली है कि बंगाल की किसी एजेंसी के द्वारा जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा निष्पादित कराई गई है। उन्होंने कहा कि हम सबने देखा है कि बंगाल में शिक्षक बहाली के दौरान किस प्रकार धांधली हुई है। कितने लोग अब भी जेल में बंद हैं। सीजीएल के अभ्यर्थियों के पास परीक्षा में हुई गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि झारखंड के युवा आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपकर छात्रों को न्याय दिलाने और साजिश के उद्भेदन में सहयोग करिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा, चुनाव से पहले बेरोकटोक मनिया सम्मान की राशि बांटने वाली सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन की नियत में खोट आ गई है। चुनाव से पहले बेरोकटोक मुफ्त के रेवड़ी की तरह मनिया सम्मान योजना की राशि बांटने वाली हेमंत सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि विभागों को विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि येन केन प्रकारेण योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं का नाम छांटकर लाभुकों की संख्या सीमित रखी जाए। लाभुक सत्यापन के नाम पर महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित रखने का प्रयास करने वाली हेमंत सरकार चुनाव के दरमियान सभी महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता देने का दम भरते थे। लेकिन सरकार बनते ही हेमंत सोरेन ने मनिया सम्मान योजना में कई नई शर्तें थोप दी हैं। उन्होंने आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा कि बिना जांच के पैसे देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, न कि लाभुक महिलाओं पर। बीजेपी महिलाओं से मनिया सम्मान योजना की राशि वसूली नहीं होने देगी। पलामू में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत। महुआ शराब में मिलाया जा रहा यूरिया और कीटनाशक। पलामू में 2 हफ्ते में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। जिनकी मौत हो गई है उनमें सुनार मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय अनिल रजक, 35 वर्षीय गोपाल रजक, बस स्टैंड निवासी 35 वर्षीय भोला चंद्रवंशी और भीष्म पासवान, बाजार परिसर निवासी अनिल चंद्रवंशी और दास मोहल्ला निवासी सुनील दास शामिल हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि पलामू के छतरपुर में जहरीली शराब बेची जा रही है। महुआ के शराब के नाम पर उसमें यूरिया, कीटनाशक दवाइयां साथ ही अन्य कई रासायनिक पदार्थ मिलाया जा रहा है। झारखंड में 13 जगहों का पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सुबह शाम जबरदस्त ठंड का एहसास होता है। 13 जगहों का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया है। वहीं 10 जिलों में शीतलहर की सितम जारी है। ठंडी हवाओं की वजह से कनकनी बढ़ गई है। 10 केंद्रों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेंटीग्रेड हिनू में रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य का सर्वाधिक तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। चाईबासा में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान धनबाद में 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर 10 डिग्री हो गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम है।
रांची के निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत, ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। राजधानी रांची के कटहल मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में इलाजरत एक प्रसूता की मौत हो गई है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। इस वजह से कटहल मोड़ चौक के पास काफी देर तक आवागमन बाधित रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल में महिला का मौत के बाद मरीज के परिजन सड़क पर भारी संख्या में उतर आए और पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया। परिजनों की माने तो पूजा कुमारी की शादी 4 साल पहले हुई थी और यह उसकी पहली डिलीवरी थी। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गलत तरीके से मरीज का इलाज करने की वजह से प्रसूता की मौत हुई है। परिजनों का यह भी आरोप है कि महिला की मौत की सूचना उन्हें कई घंटे बाद दी गई थी। आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम करने की जानकारी मिलने पर डीएसपी अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिजनों को समझाया बुझाया। डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि पीड़ित परिजन अगर लिखित शिकायत देंगे तो पूरे मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रसूता को बहुत क्रिटिकल हालत में अस्पताल लेकर आया गया था। डॉक्टर्स ने इलाज करके नवजात को बचा तो लिया है, लेकिन प्रसूता की मौत हो गई है। यह पूरा मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है। 60 लाख क्विंटल धान खरीदेगी झारखंड सरकार, 1440 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हेमंत सरकार इस साल 1440 करोड़ की लागत से 60 लाख क्विंटल धान का क्रय करेगी। 15 दिसंबर से राज्य के सभी जिलों में पैक्स के माध्यम से किसान अपना धान बेच सकते हैं। बता दें कि इस बार सरकार ने बिचौलियों को रोकने और किसानों को सरकारी दर पर धान बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत धान बेचने के वक्त ही उन्हें कुल राशि का 50% प्राप्त हो जाएगा और शेष राशि का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करने की तैयारी की गई है। धान अधिप्राप्ति केंद्र यानी पैक्स के गोदामों में 1 सप्ताह के अंदर धान का उठाव मिलर द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी किसानों और पैक्स मैनेजर को नहीं हो। राज्य सरकार किसानों से साधारण धान 2400 रुपये प्रति क्विंटल और 2420 रुपया प्रति क्विंटल ग्रेड ए धान खरीदेगी। इस निर्धारित दर में केंद्र के 2300 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के अलावे राज्य सरकार द्वारा 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। पिछले खरीफ मौसम में धान क्रय की राशि केंद्र से निर्धारित 2183 रुपया था, जबकि राज्य सरकार द्वारा 1 रुपया 17 पैसा दिया जाता था। जेएसएफसी प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार ने इस साल 15 दिसंबर से शुरू हो रहे धान खरीद की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों में 680 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाया गया है, जिससे 102 राइस मिल को टैग किया गया है। पैक्स के माध्यम से धान की खरीद होगी और किसानों को राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा पैसा जिला स्तर तक उपलब्ध करा दिया गया है। पिछले साल के किसानों की बकाया राशि का भी भुगतान हो चुका है। ऐसे में जो 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, उम्मीद करते हैं कि ससमय यह पूरा हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ की बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूरे विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने बाबा भोलेनाथ से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की। बता दें कि यह सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन का पहला संथाल दौरा था। बाबा धाम में पूजा करने से पहले सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना के साथ देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, संथाल परगना कमिश्नर लालचंद दादेल,
संथाल परगना आईजी क्रांति कुमार, डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने दोनों का स्वागत और अभिवादन किया। मौके पर जिला प्रशासन देवघर द्वारा एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रामीणों के तेवर से दहशत में उग्रवादी संगठन, पत्र लिखकर दी सफाई। झारखंड के चाईबासा जिले में ग्रामीणों के तेवर देख नक्सली संगठन पीएलएफआई बैकफुट पर आ गया है। चाईबासा के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह के दौरान पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को मौत की सजा सुनाई गई है। झारखंड के चाईबासा में जब ग्रामीणों ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को मार गिराया तो पूरा संगठन सकते में आ गया। जिन लोगों को संगठन कल तक अपना कार्यकर्ता बताता था, अब उनकी मौत के बाद संगठन उन लोगों को चोर गिरोह का सदस्य बता रहा है। दिनेश गोप के जेल जाने के बाद पीएलएफआई के प्रभारी मार्टिन जी ने पत्र जारी कर चाईबासा में आतंक मचाने वाले लोगों के बारे में लिखा कि वे किसी दूसरे गिरोह के लोग हैं। पुलिस को ग्रामीणों के साथ मिलकर इसकी भी जांच करनी चाहिए। बेटी की मौत में न्याय की गुहार लगाने विधानसभा पहुंचे पिता, बाबूलाल मरांडी ने सीएम से किया आग्रह। जयराम महतो ने दिया मदद का भरोसा। दुमका के जरमुंडी निवासी विकास यादव अपनी बेटी सृष्टि भारती की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए गुरुवार को विधानसभा पहुंचे। विकास का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। विधानसभा में विकास से विधायक जयराम महतो से मुलाकात भी की और उन्हें सारी आपबीती बताई। जयराम महतो ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। बता दें कि सृष्टि भारती मधुपुर के कार्मेल स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। 15 जुलाई 2024 को वह मधुपुर से जरमुंडी आ रही थी, लेकिन उसकी सहेली काव्या ने फोन कर बताया कि सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया है। विकास जब अस्पताल पहुंचे तो सृष्टि ने उन्हें बताया कि रितेश रंजन नामक युवक उसे मधुपुर रेलवे स्टेशन से बहलाकर रेस्टोरेंट ले गया और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। इलाज के दौरान सृष्टि की मौत हो गई। विकास का कहना है कि मामले में एक बड़े अधिकारी के बेटे का नाम आने की वजह से पुलिस अपराधियों को बचाने में जुटी है। इसी वजह से वे न्याय की मांग लेकर विधानसभा तक आए। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें विधानसभा से हटा दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने विकास को न्याय के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने इस मामले को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए हेमंत सोरेन तत्काल इस मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का अनुरोध किया है। इस घटना को लेकर मधुपुर थाना में रितेश रंजन और अन्य के खिलाफ केस दर्ज है। अब पीड़ित पिता सरकार और प्रशासन से अपनी बेटी के लिए न्याय की आस लगाए हुए हैं। धनबाद में बीसीसीएल कर्मी के घर का ताला तोड़कर 5 लाख के गहने समेत 27,000 नकद की चोरी। झारखंड में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले जहां चोरों ने रांची स्थित भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, वहीं इस बार चोरों ने धनबाद के भागाबांध बस्ती निवासी बीसीसीएल कर्मी मो साबिर शेख के घर को अपना निशाना बनाया है। यहां चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 5,27,000 की चोरी की है। इस घटना में चोर साबिर शेख के घर से 5 लाख के जेवर सहित 27,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित साबिर ने जानकारी दी कि वह सोमवार सुबह सपरिवार बड़ा अम्बोना स्थित अपनी ससुराल गए हुए थे। जब गुरुवार सुबह परिवार वापस लौटने पर घर का दरवाजा खोलकर अंदर आए तो घर के अंदर का मंजर देखकर हैरान हो गए।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक घर के अंदर के सभी कमरे का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। परिवार ने देखा कि अलमारी में रखे सोना चांदी के डब्बे खाली पड़े हुए थे। साथ ही घर से करीब 5 लाख के गहने और 27,000 रुपए नकद के साथ BCCL से मिले चांदी के मेडल गायब थे। पीड़ित ने बताया कि चोरी हुए गहनों में सोने की हार, 2 जोड़ी कान की बाली, नथुनी, 1 जोड़ी झुमका, चांदी का हार, बाला, 2 छल्ला, 4 जोड़ी पायल सहित कुछ जेवर शामिल हैं। बता दें कि साबिर चांदमारी कोलियरी में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार चोर भागते वक्त अपना ग्लव्स, पेचकस और लोहे का सुवा घर पर ही छोड़ गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही भागाबांद OP पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पलामू जिला प्रशासन के साथ फर्जीवाड़ा, छात्राओं के परिचय पत्र के नाम पर वसूली की कोशिश। पलामू जिला पलामू में प्रशासन के साथ ही फर्जीवाड़े की कोशिश की गई है। पलामू जिला प्रशासन को एक पत्र मिला था जिसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का परिचय पत्र जारी करने से संबंधित निर्देश जारी किए गए थे। परिचय पत्र के बदले में हर एक छात्रा से 20 रुपए शुल्क वसूलने की बात कही गई थी। यह पत्र छात्राओं को दिए गए थे और कहा गया था कि यह पत्र पलामू जिला प्रशासन की ओर से है। यह पत्र DC शशि रंजन तक पहुंचा। उनको इस मामले में कुछ शक हुआ तो उन्होंने उस पत्र की पड़ताल की तो प्रथम दृष्टि में यह मामला फर्जी पाया गया। पलामू जिला प्रशासन को जो पत्र मिला था वह कार्यालय समाज कल्याण एवं शिक्षा विकास समिति के निर्देशक की तरफ से लिखा गया था। प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आई कि इस तरह का कोई भी विभाग है ही नहीं। पलामू DC शशि रंजन ने बताया कि समाज कल्याण एवं शिक्षा विकास समिति की तरफ से पत्र मिला था जो पूरी तरह से फर्जी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है एवं जांच के बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। DC शशि रंजन ने कहा कि परिचय पत्र के नाम पर पहले भी पैसे वसूली की बात सामने आ चुकी है। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह आम लोगों से आग्रह करते हैं कि वह अपने बच्चों को परिचय पत्र बनवाने के नाम पर स्कूल में पैसे नहीं भेजें। जिला प्रशासन को जो पत्र मिला था उस पत्र पर केवल रांची शिक्षा शाखा लिखा हुआ था। पत्र पर किसी प्रकार की सरकारी मुहर भी नहीं लगी हुई थी। एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट का चुनाव 23 जनवरी को ऑब्जर्वर नियुक्त। एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट के नए सत्र के पदाधिकारियों के चयन के लिए 23 जनवरी 2025 को मतदान होगा। मतदान सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के बाद रिटर्निंग अफसर मतगणना पर निर्णय लेंगे। वहीं निष्पक्ष चुनाव के लिए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। काउंसिल के सदस्य बालेश्वर प्रसाद सिंह व मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, जो एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव कराएंगे। रिटर्निंग अफसर वरीय अधिवक्ता VP सिंह के हस्ताक्षर से चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसे स्टेट बार काउंसिल को भेज दिया गया है। इसके मुताबिक एसोसिएशन के बकाया के भुगतान के लिए अंतिम तिथि 16 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 6 जनवरी 2025 को दोपहर 3 बजे तक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 8 जनवरी से 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 10 जनवरी को 3 बजे के बाद स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 13 जनवरी को 12:30 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। उसी दिन 3 बजे उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी की जाएगी। एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यालय में 2 जनवरी 2025 से नामांकन पत्र उपलब्ध रहेगा। ईडी के अपर निदेशक कपिल राज का कार्यकाल हुआ समाप्त। यदुराज सिंह को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार। प्रवर्तन निदेशालय के अपर निदेशक कपिल राज गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। लगभग 8 सालों तक प्रवर्तन निदेशालय में रहने के बाद कल उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। बता दें,
कि कपिल की सेवा पैतृक विभाग कस्टम में लौटा दी गई है। वहीं इस दौरान सरकार ने झारखंड का अतिरिक्त प्रभार ईडी के संयुक्त निदेशक यदुराज सिंह को सौंपा है। जानकारी हो कि यदुराज फिलहाल बिहार के संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित हैं। बता दें कि ईडी के निदेशक रह चुके कपिल राज ने अपने कार्यकाल में कई चर्चित मामलों की जांच की है। साथ ही उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार भी किया है। झारखंड में अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान कपिल राज ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की। इसमें उन्होंने कुल 58 लोगों को गिरफ्तार किया था। झारखंड में कपिल राज ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री, अवैध खनन, शराब घोटाला, मनरेगा घोटाला, बांग्लादेशी घुसपैठिया सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में जांच की है। इसके साथ ही मुंबई में भी उन्होंने काफी हाई प्रोफाइल लोगों के मामलों में जांच की है। इनमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, DHFL, दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची और तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी शामिल हैं। जानकारी होगी कि अपने कार्यकाल में कपिल राज ने मुंबई के तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक को भी गिरफ्तार किया था। चाईबासा में सेंद्रा अभियान से PLFI में खौफ, संगठन के प्रमुख मार्टिन ने पत्र जारी कर दी सफाई। नक्सली संगठन PLFI के आतंक से तंग आकर चाईबासा जिले में 100 गांव के ग्रामीणों ने सेंद्रा अभियान शुरू कर दिया है। इसमें अब तक 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इसमें एरिया कमांडर मेटा टाइगर भी शामिल है। ग्रामीणों के इस कड़े रुख से नक्सली संगठन PLFI सकते में आ गया है। जिन उग्रवादियों को संगठन पहले अपना सदस्य मानता था, उनकी मौत के बाद अब उन्हें चोर गिरोह का हिस्सा बताया जा रहा है। संगठन के प्रमुख मार्टिन जी ने एक पत्र जारी कर सफाई दी है। पत्र में कहा गया है कि जिन लोगों ने चाईबासा में आतंक फैलाया, वे PLFI से जुड़े नहीं थे। मार्टिन ने लिखा है कि मेटा टाइगर नाम का कोई व्यक्ति संगठन में शामिल नहीं हुआ है। संगठन का कहना है कि यह जरूर किसी चोर गिरोह का काम है, जो PLFI को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले PLFI ने चाईबासा में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके के ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। अब हालात ऐसे हैं कि PLFI खुद डर में जी रहा है। मार्टिन ने पत्र में ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस मामले की सच्चाई सामने लाने में मदद करें और पुलिस भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। लेकिन ग्रामीणों के आक्रामक तेवरों ने साफ कर दिया है कि अब वे नक्सलियों के खौफ में नहीं जिएंगे। गुमला में व्यवसायी के घर भीषण लूटपाट, नकाबपोश अपराधियों ने लाखों रुपए नगद और जेवर लूटे। गुमला जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के टोटो में गुरुवार की रात मसाला कारोबारी ओम प्रकाश गुप्ता के घर भीषण लूटपाट की घटना हुई है। नकाबपोश 4 अपराधियों ने व्यवसायी के अंजन रोड दुर्गा मंदिर के समीप घर में घुसकर लगभग 7 से 8 लाख रुपए नगद और जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना करीब 7 से 8 बजे के बीच हुई है। बताया जाता है घटना के वक्त घर में केवल महिलाएं और बच्चे थे। घटना के समय घर पर कोई भी पुरुष सदस्य मौजूद नहीं थे। सभी पुरुष सदस्य दुकान में थे, जिसका फायदा उठाते हुए अपराधियों ने इस बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं लूटपाट के विरोध करने पर महिलाओं के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच घर के पीछे के दीवार फांदकर करीब 4 की संख्या में नकाबपोश अपराधी घर के अंदर दाखिल हो गए और हथियार के बल पर महिलाओं और बच्चों को कब्जे में ले लिया। इसके बाद बंदूक तानकर अलमारी का लॉकर तोड़ा और उसमें रखे करीब 7 लाख रुपए नगद और 5 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। इस संबंध में गुमला SDPO सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि व्यवसायी के घर लूटपाट की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। मोहल्ले में लगे हुए CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की टेक्निकल टीम पहुंचकर घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा कर रही है। झारखंड पहुंची ओडिशा से भागी जीनत, 14 घंटे बाद किया शिकार।
कई गांवों में लगी धारा 144। झारखंड के चाकुलिया वन क्षेत्र के चियाबांधी जंगल पहुंची जीनत बाघिन पिछले 19 दिन से ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से फरार है। झारखंड पहुंची जीनत ने गुरुवार को 14 घंटे बाद भैंसे का शिकार किया। बता दें कि वह 24 नवंबर को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से निकली थी और गुड़ाबांदा के रास्ते चाकुलिया नया ग्राम राजा बासा होते हुए चियाबांधी पहुंची है। बुधवार को वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ने के लिए जंगल में भैंस को बांधकर छोड़ दिया था, ताकि जब बाघिन उसका शिकार करे तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जा सके। इस कड़ी में गुरुवार सुबह 4 बजे करीब 14 घंटे बाद बाघिन ने भैंस पर हमला किया। इस दौरान ओडिशा वन विभाग की टीम ने मौका देखकर बाघिन को बेहोश करने के लिए उस पर इंजेक्शन फायर किया, लेकिन निशाना सही नहीं लगने के कारण बाघिन वापस जंगल में भाग गई। फिर गुरुवार को दिन भर वन विभाग की टीम ने बाघिन के भैंस के पास आने का इंतजार किया, मगर बाघिन ने उन्हें खुद को पकड़ने का मौका नहीं दिया। बता दें कि ओडिशा की 15 सदस्यीय टीम बाघिन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। बता दें कि बीते 40 घंटे से बाघिन जीनत चियाबांधी जंगल में छिपी हुई है। वहीं जंगल में बाघिन के आने से गांव में दहशत का माहौल है। 2 दिनों से इलाके में स्कूल बंद हैं और ग्रामीण बच्चों को घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाघिन के डर से अंधेरा होने के बाद सभी ग्रामीण घरों में कैद हो जा रहे हैं। हालांकि ओडिशा वन विभाग की टीम के साथ चाकुलिया वन विभाग की टीम लगातार बाघिन और ग्रामीणों की सुरक्षा में जुटी हुई है। वहीं घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी ने सुरक्षा के मद्देनजर चियाबांधी, दाड़िका, खाड़बांधा आदि राज्य के कई गांवों में धारा 144 लागू कर दी है। इसके जरिए क्षेत्र में लोगों के बेवजह घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताया गया कि धारा 144 लागू करने के बाद गुरुवार को बाघिन को देखने के लिए भीड़ नहीं जुटी। बता दें कि मौके पर चाकुलिया पुलिस की टीम भी तैनात है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।